गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से हम लोग क्लास लेने का मौका मिला है। कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे थे, तो हम लोग जो है सो मैथ में एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग यूक्लिड पढ़े थे। कुछ एग्जाम्पल दिए थे क्वेश्चन 1 को बनाने के लिए कि यूक्लिड के नियमों से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसको बताए थे। तो चलिए इसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में आप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोलता है कि यूक्लिड का नियम से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 1, 3, 5, 2, 2, 5। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि आपको पैटर्न पकड़ना है, रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम रट रहे हैं तो एग्जाम में आप जाएंगे भूल जाइएगा। तो पिछला वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो बच्चे नए होंगे वो जाके वीडियो देखे, फिर आप यहाँ आइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमको क्या करना है बच्चों, इसका एचसीएफ निकालना है, इससे तो यूक्लिड से। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने बताया था आपको कि दोनों में जो बड़ा है इसको पहले आप लिख दीजिए। तो दोनों में बड़ा कौन है आपका 2 to 5 बड़ा है, 1, 3, 5 छोटा है, लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं यूक्लिड ठीक है। आप इसको उतारिएगा भी, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या दिखाया कि 2 to 5 बड़ा है और 1, 3, 5 छोटा है। ये तो पहला स्टेप है। इसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको सबसे पहला हमको काम इसमें ये तो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं। इसको लिखने के बाद क्योंकि मेरा जगह थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इसके बाद का स्टेप है लिखने के बाद 2 to 5 को हम लोग 1, 3, 5 से डिवाइड करेंगे। तो आपको मैंने सिखाया था कि आप रफ को बगल में कीजिएगा, आप रफ बगल में ही कीजिए ताकि आपको बार बार पेज पलटने की नौबत नहीं है और समय आपका बर्बाद होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसके एचसीएफ निकालते हैं बच्चों। एचसीएफ बहुत जूनियर क्लास में है, जो बच्चे नहीं जानते हैं एक बार उसको सीख लीजिएगा। पहले 1, 3, 5 से देंगे ना, 1 बार में देंगे हम पहले 90 आएगा। हम यहाँ जो जो प्रोसेस करेंगे ना इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों, ताकि गलती ना हो। अगर एक ही बार सब कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे अगर तो गड़बड़ होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 135 से डिवाइड किया, कितने बार में किया, 1 बार में। रिमाइंडर में क्या आया बच्चों 90, मतलब शेषफल कितना आया 90। इसके बाद क्या करना है 1, 3, 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 90 से करेंगे बच्चों। ये मेरा आ गया। एक स्टेप करना है लिखना है, एक स्टेप करना है लिखना है, आप गलती से बचेंगे इससे। कितना से दिए हम लोग बच्चों 90 से दिए, कितना बार में दिए एक बार में दे दिए। शेषफल मेरा कितना आया है 45, रिमाइंडर मेरा 45 आ गया बच्चों। चलिए फिर से अब 45 को क्या करेंगे बच्चों, 45 से फिर देंगे 90 को। ये 2 बार में पूरा कैंसिल हो जाता है। तो देखिए अब मेरा शेषफल जो रिमाइंडर 0, 0 आ गया। तो जहां मेरा 0, 0 रिमाइंडर आ गया है मतलब कहानी वहीं खत्म हो। तो इसका फाइनली जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 45।
तो इसमें और आपका देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में 1 हम बता दिए हैं, 2 है और 3 है। तो 2 और 3 बहुत आसान है, आप कोशिश कीजिएगा और नहीं सचिएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। आपको कोशिश करना चाहिए। इसमें मेन चीज क्या है ना कि आपको एचसीएफ आना चाहिए। तो जो बच्चे नहीं पढ़ना सकेंगे ना, इसका मतलब क्या है कि वो एचसीएफ नहीं जान रहे, तो आप एचसीएफ पहले सीखिए। बहुत जूनियर क्लास का है और क्लास 10 में एचसीएफ सिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, सीखिए। सभी बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनके पास बुक नहीं होगा वो बुक रख लें अपने पास, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन समझा देंगे पूरा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है उसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिनके पास बुक नहीं है फिर से बता दे रहा हूँ कि वो बुक जुगाड़ करें, मांगे अपने दोस्तों से, और जिनके पास बुक है तो बढ़िया है, बुक खोल लीजिए, कॉपी रखिए और उसको समझिए, फिर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि सिद्ध करें कि, बढ़िया समझिएगा, सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पर q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कहता है बच्चों कि सिद्ध करें कि, तो यहां सिद्ध करना है हमको यूक्लिड के तरीके से। सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक कुछ यहाँ पर टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको उसको बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्या कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे धनात्मक मतलब समझते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, वो किस फॉर्म में होगा, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। बच्चों बढ़िया समझिएगा इसको, हम लोग थोड़ा इस पर भी फोकस करेंगे सर ये क्या चीज है, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि सिद्ध करें कि, किससे सिद्ध करना है, तो यूक्लिड के तरीकों से सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दैट इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एन इंटीजर, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पर q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। हम लोग समझते हैं। तो पहले से बच्चों हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा ना, ये धनात्मक क्या होता है, ये विषम क्या है, ये पूर्णांक तो आपको पता है, तो कोई भी नंबर लेंगे हम लोग, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और जीरो, तीनों मिला के पूर्णांक बनता है। नेगेटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं और जीरो, पूर्णांक में जीरो भी आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये तो पूर्णांक के लिए हो गया आपका। विषम का मतलब समझते हैं आप लोग बच्चों, विषम का मतलब होता है ना ओड नंबर। विषम का मतलब क्या हुआ, ओड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी। विषम संख्या मतलब क्या हुआ, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी। A number which is not divisible by 2, a number which is not divisible by 2, वो हो गया विषम संख्या। धनात्मक का मतलब क्या होगा ना बच्चों कि हमको जो पूर्णांक लेंगे ना, सपोज कीजिए कोई पूर्णांक लिए हम, ये 0 हो गया, तो 1 2 3, ये इस रूप में आगे बढ़ेगा, मतलब हमको नेगेटिव नहीं लेना है, हमको नेगेटिव नहीं लेना है, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं लेना है, मतलब 0 के बाद वो लेना है जो प्लस में आता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेंगे, लेकिन हमको नेगेटिव में नहीं लेना है। इसका मतलब यही है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब यही होता है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं।
जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बराबर देखने को मिलेगा आपको, इसलिए इसको आप समझिएगा और घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको जब बनाइएगा तो लिखिएगा माना क्यू क्या है, पूर्णांक। माना क्यू क्या है बच्चों, एक पूर्णांक। सपोज क्यू इज अ इंटीजर। इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे इसको क्या होगा, सपोज क्यू इज एन इंटीजर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां b इक्वल टू क्या है बच्चों, 6। क्वेश्चन में देखिएगा लिखा था ना 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो जहां पर जो 6q का मतलब क्या हुआ ना, b वहां पर दिया हुआ है 6, b वहां पर क्या दिया है बच्चों, 6 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, उसको आपको लिख लेना है। जहां जरूरत होता है ना उसको लिखना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों को जानते हैं, a = bq + r। देखिए यही तो q है जिसको हमने माना है q क्या है, पूर्णांक है। q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वेयर b = 6, यहां पर b क्या है बच्चों, 6। ये आपके बुक में दिया होगा, यहां पे कंडीशन था ना, r क्या है बच्चों, b। r is greater than and equal to 0 and less 0, r is greater than and equal to 0 and less than b। इसको पढ़ने का तरीका ये है। तो यहां पर बच्चों हमने क्या बोला, b क्या है, 6 है। तो चलिए लिख देते हैं a इक्वल टू क्या हो गया, 6q + r। तो यहां पर बच्चों क्या है ना, हमको सबसे पहले क्या है कि इसमें r हमको फाइंड करना पड़ेगा। r हमको मालूम नहीं है, r क्या होता है, सेक्सफल। r तो हमको पता नहीं है, तो r निकालने का तरीका है, आपको बताया है r कैसे निकाला जाता है। तो r निकालने का तरीका क्या है ना कि आप इसमें 6, ये b है बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर क्या है ये 6 हो गया। ये 6 कहां से आया बच्चों, तो ये मैंने b = जो 6 लिखा है यहां से आया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि r का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, देयरफॉर r = हो जाएगा बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 तक नहीं जाना है, क्योंकि यहां पर क्या लिख रहा है, r is less than 6, मतलब 6 से कम है बच्चों, 6 के बराबर नहीं है, 6 से वो कम बता रहा है, लेस देन है। इसका मतलब क्या हुआ, r = 0 1 2 3 4 5। ये हम लोग को लेना है, 5 तक लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग बच्चों यहां पर बैठाएंगे, ठीक है, इस यहां पर बैठाएंगे। तो आप लोग इसको जो है, तो ये जो समीकरण है ना, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप इसको, यहां से यहां तक जो है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। 6q + r को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि r का मान समीकरण 1 में बैठाते चलेंगे और मान मेरा निकलते चलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, क्लियर है। इसको बताते हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या था बच्चों, मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं, a = bq + r, जहां पे r का मान हमने क्या निकाला बच्चों, 0 1 2 3 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। और इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि r का मान समीकरण 1 में
1 में रखने पर हम लोग बारी माइनस रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। फर्स्ट में लेते हैं बच्चों r इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब, यहाँ पर हम लोग 6 बैठा चुके थे बच्चों, इसलिए यहाँ पर 6 होगा, तो 6 क्यूब प्लस 0, इसका मतलब क्या होगा 6 क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा, ये 6 क्या है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया था बच्चों कि ये क्या है मेरा सम संख्या है, मतलब ये क्या आएगा बच्चों मेरा धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। अब हम लोग क्या रखेंगे बच्चों r इक्वल टू 1, आप यहां पर लिख सकते हैं लेने पर r इक्वल टू 1 लेने पर, तो a इक्वल टू क्या होगा बच्चों 6 क्यूब प्लस 1। देखिए यहां पर हम समझिए क्या है, यहां पर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। मतलब ये यहां पर क्या लिखना चाहेंगे तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है बच्चों। देखिए 6 क्यों सम संख्या है क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है और 6 का डिविजिबल है 2 से, लेकिन जैसे ही इसमें हम 1 जोड़ दिए ना ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए, जैसे कि हम लिखे 6 लिख दिए और q को हम अगर 1 मान लेते हैं और यहाँ भी अगर 1 ले लिए तो क्या आ गया 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 7 तो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों ये विषम संख्या है और नंबर है, तो इस तरह से आपको समझना है। अब हम लोग r इक्वल टू 2 लेंगे बच्चों, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों धनात्मक, देखिए 2 आ गया ना, 2 आ गया से मतलब क्या है ये सम संख्या है, तो धनात्मक सम पूर्णांक। हमको लाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 का रूप होता है। तो देखिए एक तो मेरा आ गया, ये तो दिखाना था धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हम लोग लेते हैं बच्चों एक लेंगे r इक्वल टू 3 लेते हैं, जब ये क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो धनात्मक इसका मतलब हो गया धनात्मक, सम की जगह में क्या हो जाएगा बच्चों विषम, और ये हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या है, यहाँ जो लिखा है वो यहाँ देखिए 3 आ गया बच्चों, 3 आ गया मतलब क्या है, हमको तो यही लाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप इतना उतार लीजिए बच्चों, चौकी मिटाएंगे, ठीक है, आप कर लिए होंगे। तो 3 तक आ गया बच्चों, इसके बाद हम लोग 4 और 5 लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 तक लिया। अब लेंगे r इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 6 क्यूब प्लस 4, तो ये 4 क्या हो गया बच्चों धनात्मक मतलब पॉजिटिव, 4 क्या है सम संख्या है ना, सम मतलब इवन, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे r इक्वल टू 5 रख देंगे बच्चों, तो इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 5, इसका मतलब क्या होगा धनात्मक, यहाँ 5 क्या है बच्चों ओड नंबर है, धनात्मक विषम पूर्णांक।
हमको तो यही तो शो करना था ना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का होता है। तो देखिए आगे धनात्मक विषम पूर्णांक। इतना करने के बाद बच्चों यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। जहां पर क्या है बच्चों, q कोई क्या है, पूर्णांक। यही तो दिखाना था हमको। अगर आप इतना बना देते हैं तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। सर कहीं से भी इसको नंबर आपको नहीं काट सकते हैं, काटने का मौका हमने सर को कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, हमको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो हो गया बच्चों। कुछ बच्चे फोन कर रहे थे कि सर अभी सर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में पढ़ तो रहे हैं सर, लेकिन कुछ दिमाग में जो ना मतलब याद नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ कि मैथ तो याद ना करें, मैथ को आप बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा ना, हो जाएगा। बार बार उसको लिखिए, आपको प्रैक्टिस होगा। घर में है, आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए लिख के। और आप कुछ खुद का टेक्निक बनाइए कि कोई भी चीज को हम कैसे याद रख पाते हैं, कैसे समझते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा ना बच्चों, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और जहां रटना चाहे तो बस आप फंसिएगा। क्योंकि अभी तो अगर क्लास चलती तो हम लोग टेस्ट वगैरह लेते तो आपको याद रहता, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आपको टेक्निक बनाना पड़ेगा बच्चों कि हम कैसे जो है तो कोई चीज को याद रख सकते हैं। लेकिन पहला तो मेरा तरीका यही है बच्चों कि आप उसको बार बार उसको आप रिवाइज कीजिए। आप जितना रिवाइज कीजिएगा ना उतना आपका दिमाग में रहेगा। और कुछ टेक्निक बना लीजिए कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों, हम जैसे कोई चीज को कैसे याद करते हैं। सबसे पहले तो याद रखने के लिए ना आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है पहला तो आपको याद रहेगा। दूसरा क्या है कि आप कुछ टेक्निक बना लीजिए। टेक्निक बनाने से क्या है कि आपको वो दिमाग में क्लिक करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुछ हिस्ट्री सब्जेक्ट बताता हूँ। हिस्ट्री बहुत टफेस्ट है और हिस्ट्री में याद रखना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर हिस्ट्री में हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, खुद मैं पढ़ता हूँ घर में हिस्ट्री। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, हमको इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में, तो कुछ चीज पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं याद होगा। जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि मुगल काल। हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी समझिएगा। मैं आपको सब समझा रहा हूँ टेक्निक कि मुगल काल का संस्थापक कौन था बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं, बाबर का भारत पर आगमन कब हुआ, तो 1526 में। देखिए आपको डेट याद है क्योंकि हमको मजा आता है पढ़ने में। 1526। तो यहाँ पर देखिए बाबर का जैसे पढ़ना है हमको, बाबर, ठीक ना, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों। बाबर, तो बाबर के विषय में हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे बच्चों, बस मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भारत में बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां कौन सी है। तो आपको पूछेंगे कौन सर, तो पढ़े नहीं या पढ़े हैं सर, क्लास 7 में भूल गए। लेकिन देखिए अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप उसको याद रख सकते हैं कि बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं। मैंने इसको एक टेक्निक से याद किया है, प, ख, च और घ। प से क्या हो गया बच्चों, पानीपत का युद्ध, बहुत फेमस है, हर एक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए पानीपत। ख से क्या होता है बच्चों, खानवा का युद्ध, हर एक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए पानीपत का युद्ध। च से क्या होता है बच्चों, चंदेरी का युद्ध। ये मैंने रटा नहीं है बच्चों, मैंने इसको टेक्निक से याद किया है, चंदेरी। और घ से क्या हो बच्चों, घाघरा का युद्ध। प से पानीपत, ख से खानवा, च से चंदेरी, घ से घाघरा। क ख च घ मैंने याद किया है। अब देखिए मैंने इसको 1526 ये लड़ाई लड़ी गई, 1527 में लड़ी गई, 1528 में लड़ी गई बच्चों, और 1529 में लड़ी गई।
मैंने इसको रटा नहीं है बच्चों, इसको मैंने समझा है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ आज। प से क्या हुआ, पानीपत क ख छ ख, मैंने मेरा एक टेक्निक है ये पढ़ने का, मैंने पढ़ा, याद हो गया। पानीपत 1526 में हुआ बच्चों, आप लोग सभी जानते होंगे। और किसके द्वारा लड़ा गया, तो बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा। बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध किसमें हुआ बच्चों, 1527 में हुआ था, याद रखिएगा। और किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था बच्चों। राणा सांगा आप लोग जानते हैं कि नहीं, जो राजा भोज के पिता थे और मीरा के ससुर थे, जो हमेशा मीरा को जो है सो मारने की फिराक में रहते थे। चलिए हम लोग इसमें ज्यादा बात नहीं करते हैं। च से मैं तो सिर्फ आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। च से चंदेरी, चंदेरी का युद्ध बच्चों 1528 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था बच्चों, मेदिनी राय। और 1528 में बच्चों हुआ था, 1526, 27, 27, 29 में हुआ था बच्चों घाघरा का युद्ध, 1529 में हुआ था। ये बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था बच्चों। ये मुझे याद है क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में मजा आता है और एक टेक्निक सीखा मैंने सर इसको कैसे समझा जाए। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, आप उसमें मजा लाएं, इंटरेस्ट लाएं और उसको कहानी के रूप में पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सर पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, दोस्तों को भी, मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।